नमस्कार मित्रों, मैं उदय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में आईसीटी से आप लोगों के जो सिलेबस दिया है आईसीटी में और जितने भी टॉपिक दिया है उन सभी टॉपिक को मिलाकर 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। आप लोग भले ही EMARS के लिए जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे TGT हो, PGT हो, JSA हो, हॉस्टल वार्डन हो, देखिए आप सभी में आईसीटी का सिलेबस सेम ही दिया है। आप लोगों को यह सिलेबस दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, नॉलेज ऑफ आईसीटी। और देखिए इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेज, इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। देखिए आप लोगों को यही आईसीटी का सिलेबस दिखाई दे रहा होगा। इस 20 क्वेश्चंस के माध्यम से देखिए मैं आप लोगों को यह जो सिलेबस दिखाई दे रहा है, इन देखिए सभी सिलेबस यानी सभी टॉपिक से मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चंस इसमें शामिल किया हूं। जैसे देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से मैं यहां पर देखिए 3 क्वेश्चन शामिल किया हूं। बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 3 क्वेश्चन शामिल किया हूं। मतलब एकदम देखिए हम 20 प्रश्नों में जितने भी आप लोग टॉपिक दिखाई दे रहा है, एकदम टॉपिक के अनुसार व्याख्या के साथ हम इसमें प्रश्नों को पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। और देखिए आप लोगों को मैं वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, इस चैनल के द्वारा आईसीटी को NCERT के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। अब तक देखिए 3 चैप्टर्स हमने कवर करा दिया है 6 वीडियो के माध्यम से। सभी वीडियो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। वह सब देखिए NCERT का थियरी वाला वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। वहां पर मैं यह अधिकतर जो आप लोगों को सिलेबस दिखाई दे रहा है, मैं इसको कंप्लीट करा चुका हूं। 2 चैप्टर और बचा है, बहुत जल्द मैं उसे भी कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए हम 20 क्वेश्चंस को, इसको आप लोग एक टेस्ट सीरीज की तरह आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एकदम चैप्टर के अनुसार मैं आप लोगों को दिखाता हूं मैं क्वेश्चंस किस प्रकार का इसमें डिजाइन किया हूं। आप लोग इसको एक टेस्ट सीरीज मानकर चलिएगा। देखिए जो चैप्टर से दिया, पहला ही दिया है कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए पहला चैप्टर से हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि कंप्यूटर प्रणाली के मस्तिष्क के रूप में किस घटक यानी कि कंपोनेंट को जाना जाता है। अंग्रेजी में देखिए लिखा है कि विच कंपोनेंट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए हम उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किए हैं, जैसे हमारे NCERT से हमने क्वेश्चंस को उठाया है, PYQ से उठाया है, साथ में देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वही सब क्वेश्चंस इसमें शामिल किए हैं। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। पहला यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है कि रैम को, कि CPU को, कि HDD को, कि मदरबोर्ड को। पहले नंबर आप लोग इसका फुल नेम भी याद रखते चलिएगा। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और देखिए HDD का हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, और देखिए मदरबोर्ड है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें पूछा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो CPU होता है इसी को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए हम क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में शामिल किए हैं ताकि किसी भी कैंडिडेट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, जितने भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं। देखिए यहाँ पर B ऑप्शन सही होगा। व्याख्या देखते हैं क्वेश्चंस का। CPU निर्देशों को निष्पादित करने, गणना यानी कि कैलकुलेशन करने, और कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशंस को प्रबंधित यानी कि मैनेज करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक वैसे ही जैसे मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है। देखिए यह हिंदी में व्याख्या है और अंग्रेजी वाले अपना इंग्लिश में व्याख्या देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर यानी कि वोलेटाइल होती है, यानी कि बिजली बंद होने पर अपनी सामग्री यानी कि कंटेंट को खो देती है। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल। और बोल रहा है कि यह लूज हो, मतलब अपने जो बिजली जब खो जाती है, बंद हो जाती है, तो अपनी कंटेंट को खो देती है। बताइए रीड ओनली मेमोरी, रोम, की HDD,
कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी की सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए SSD का फुल नेम ये भी होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। यह देखिए कि स्टोरेज डिवाइस होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न का। देखिए रैम जो होता है यह एक अस्थिर मेमोरी होता है, जिसका अर्थ है कि संग्रहित डेटा यानी कि स्टोर्ड डाटा को बनाए रखने के लिए इसे निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है। और देखिए एक रोम होता है, रोम जो होता है देखिए एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो देखिए रोम, HDD और SSD गैर अस्थिर यानी कि नॉन वोलेटाइल हैं और बिजली के बिना भी डेटा को बरकरार रखते हैं। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा रैम जो होता है बिजली जब गुल हो जाती है तो तुरंत इसका डेटा भी गुल हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसको अस्थिर मेमोरी यानी कि वोलेटाइल कहा जाता है। देखिए रोम जो होता है इसको नॉन वोलेटाइल कहा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। इंग्लिश वाले जो अपना व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से एक यूनिट देखिए इनपुट डिवाइस है। आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर है कि प्रिंटर है कि कीबोर्ड है कि स्पीकर है। देखिए जो इनपुट डिवाइस होगा वह कीबोर्ड होगा, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी जो होगा सही होगा। बाकी देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर यह सब आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा और नियंत्रण संकेत यानी कि कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। कीबोर्ड का उपयोग टेक्स्ट और कमांड दर्ज करने के लिए किया जाता है। और देखिए मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस हैं। अंग्रेजी वाले इंग्लिश में व्याख्या देख सकते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों को यह खुद कंटेंट दिखाई दे रहा होगा, हिंदी इंग्लिश में सब व्याख्या मिल रहा है। देखिए टेस्ट सीरीज यह एक आप समझ सकते हैं। और देखिए मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को इसी प्रकार जो चैप्टर वाइज आप लोग चैप्टर दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए हम लोग जो अगला चैप्टर से पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए 3 क्वेश्चन हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यह देखिए एक टेस्ट सीरीज की तरह मैं आप लोगों को इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए यह तो एकदम आप लोगों को फ्री में निःशुल्क यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन देखिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा देखिए जो है एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ। देखिए कुल मैं आप लोगों को इसी प्रकार के 10 टेस्ट सीरीज जो है मैं आप लोगों के लिए देखिए लॉन्च कर रहा हूँ। 10 टेस्ट सीरीज होगा और देखिए एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चंस होंगे। हालांकि यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को शामिल किया है एक डेमो के तौर पर। बाकी हम देखिए एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। और देखिए कुल आपको मैं 10 टेस्ट सीरीज दूंगा जिसमें कुल कितने 300 क्वेश्चंस होंगे। और देखिए इनका हम एक बहुत नाम मात्र फी रखे हैं, एकदम बहुत कम मैं फी रखा हूँ। बाकी लोगों के जैसा नहीं कि एकदम हाई रेट में आप लोगों को कोर्स बेचूँ। देखिए मेरा काम कोर्स बेचना नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो पहली बार जुड़ेंगे वो भी जान लें कि देखिए मैं ICT को एकदम निःशुल्क में थियरी का वीडियो NCERT से कवर करा रहा हूँ। और देखिए मैं एक प्रूफ वाला वीडियो दिखाया था जिसमें पिछले साल जो है एक ही चैप्टर से नेटवर्किंग जो डिवाइस है उसी चैप्टर से देखिए 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। और एक और मैं प्रूफ का वीडियो दिखाया था कि जो TGT का एग्जाम हुआ था पिछले साल उसमें देखिए 10 में से 7 क्वेश्चंस का प्रूफ मैं NCERT से दिया था। तो मैं देखिए थियरी वाला वीडियो सब आप लोग एकदम निःशुल्क प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी भी वो सीरीज जो है कंटिन्यू है। और देखिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा देखिए मैं एक लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज जो है 10 टेस्ट सीरीज मैं आप लोगों को दूंगा केवल देखिए 50 रुपया में। बहुत कम इसका देखिए फी में रखा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत अधिक बर्डन लगे। इसलिए देखिए ICT में यदि आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मेरा थियरी का वीडियो देखते रहिएगा। साथ में देखिए मैं आप लोगों को यह 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। एकदम देखिए जिस प्रकार आप लोग को यह दिखाई दे रहा है आज वाले वीडियो में, इसी प्रकार देखिए आप लोगों को देखिए एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन शामिल होगा। कुल देखिए मैं 10 टेस्ट सीरीज में दूंगा, 300 क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे। और देखिए इन सभी का कितने रुपए
प्राइस है तो देखिए बहुत कम है, केवल 50 रुपये, यानी कि देखिए एक टेस्ट सीरीज आपको केवल 5 रुपये में मिलेगा। और देखिए इसका लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। और देखिए यह कोई बहुत महंगा नहीं है। यदि देखिए अगर हम 30 क्वेश्चंस का बनाएंगे टेस्ट सीरीज तो देखिए 40 पेज लगता है। और देखिए 40 पेज कोई 5 रुपया में नहीं टाइपिंग करेगा। देखिए टाइपिंग का भी खर्च बहुत अधिक आता है। लेकिन अब देखिए आप लोगों को जो है 300 क्वेश्चंस का मैं देखिए आप लोगों को 10 टेस्ट सीरीज दूंगा। जिनको लेना है व्हाट्सएप, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम से जुड़कर आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, आप लोग आसानी से इसको टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला जो चैप्टर से स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए लिखा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए कि जटिल गणितीय गणनाएं करना, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, कि स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करना, कि ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया को डिजाइन करना। देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर जो होगा वह 20 सही होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। व्याख्या देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस का। देखिए व्याख्या आप लोग को दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करता है कि यूजर्स एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच देखिए एक इंटरमीडियरी का काम करता है। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच देखिए एक क्या होता है, इंटरफेस का काम करता है। इसका प्राथमिक कार्य यानी कि संसाधनों का प्रबंधन करना, जैसे सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। और देखिए एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो यही देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो आप लोग इंग्लिश वाले हैं उसको आप यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सबसे लोकप्रिय प्रकार का यूजर इंटरफेस और जो विंडो आइकन, मेनू और पॉइंटिंग डिवाइस जैसे माउस का उपयोग करता है किस रूप में जाना जाता है। कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में, कि बैच प्रोसेसिंग इंटरफेस के रूप में, कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में जिसको शॉर्ट फॉर्म में GUI कहा जाता है, कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के रूप में। देखिए इस क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन से दिया है कि सबसे लोकप्रिय प्रकार का यूजर इंटरफेस जो विंडो आइकन, मेनू और पॉइंटिंग डिवाइस जैसे माउस का उपयोग करता है, देखिए उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं हम लोग। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक उपयोगकर्ता के लिए आइकन और विंडो जैसे ग्राफिकल तत्वों का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने का एक दृश्य तरीका है, जो टेक्स्ट आधारित कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि CLI के विपरीत होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 6 दिया है कि जब कंप्यूटर को पहली बार चालू किया जाता है तो कौन सा प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है और संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टअप प्रक्रिया को आरंभ यानी कि इनिशिएट से करता है। बताइए यूटिलिटी प्रोग्राम, की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि यहाँ पर बताइए बूट लोडर, की डिवाइस ड्राइवर। देखिए आसान क्वेश्चंस है, मैं इसको NCERT के 3 वाले वीडियो में इसको पूरा कराया था। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए बूट लोडर होगा इसका आंसर, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रक्रिया का हिस्सा है। व्याख्या देखते हैं। देखिए BIOS का फुल नेम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और UEFI मतलब कि यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। देखिए सबसे पहले निष्पादित होता है और इसका मुख्य कार्य बूट लोडर को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड करना है। इसके बाद बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को लोड और निष्पादित करता है। देखिए दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ना तो बहुत कठिन रहेगा, ना बहुत देखिए इजी रहेगा। एकदम मॉडरेट लेवल का देखिए, इजी भी मिलेगा, मॉडरेट लेवल का मिलेगा। तो जिस प्रकार का मैं क्वेश्चन से डिजाइन किया हूँ इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हम लोग आ गए MS ऑफिस पर। हम लोग MS ऑफिस से क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए हम चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम आपको MCQ करा रहे हैं। और देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को वह सस्ता वाला टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको, कोई स्क्रीन पर लिखिएगा कि टेस्ट सीरीज, बस हम उसके बाद आपको रिप्लाई जरूर दे देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वह संरेखण। देखिए यह जो है MS, यह जो इसका जो मतलब यह है, यह
MS ऑफिस से हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चंस दिया कि वह संरेखण यानी कि अलाइनमेंट विकल्प क्या कहलाता है। देखिए यह क्वेश्चंस है, यह मतलब MS वर्ड से है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड से इसका मतलब है कि वह संरेखण विकल्प क्या कहलाता है जो किसी दस्तावेज के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के साथ टेक्स्ट को समान रूप से समायोजित करता है। लेफ्ट अलाइनमेंट कहा जाता है कि राइट अलाइनमेंट की सेंटर की जस्टिफाई। देखिए इजी क्वेश्चन है, इसको देखिए जस्टिफाई कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, Ctrl+L करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट होता है, और देखिए जब Ctrl+E आप लोग प्रेस करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट होता है। देखिए यह क्या होता है आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यह एक पेज है, मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे एक कोई नाम ही मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए उदय, मैं एक अपना ही नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर पूरा सिलेक्ट कर Ctrl+L दाबूंगा तो यह पूरा जो दिखाई दे रहा है उदय आपको लिखा है सीधे इधर एकदम इसमें आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। फिर देखिए इसी को मैं सिलेक्ट कर Ctrl+R कर दूँ तो ऑटोमेटिक जो आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ड इधर आ जाएगा। फिर देखिए यह कहीं भी हो, मैं अगर यदि Ctrl+E प्रेस कर दूं तो देखिए यह बीच में आ जाएगा। देखिए इसी को क्या कहा जाता है, अलाइनमेंट कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो 4 प्रकार के होते हैं, एक लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, एक जस्टिफाई होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं कि देखिए जस्टिफाई जो होता है अलाइनमेंट शब्दों के बीच जगह जोड़ता है ताकि टेक्स्ट के बाएं और दाएं दोनों किनारे मार्जिन के साथ फ्लश यानी कि सीधे हों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन से दिया है कि MS पावरपॉइंट में पूर्व डिजाइन किए गए फॉर्मेटिंग विकल्पों के सेट को क्या कहा जाता है जिसमें पृष्ठभूमि शैलियाँ यानी कि बैकग्राउंड स्टाइल्स, फॉन्ट शैलियाँ और रंग योजनाएं शामिल होती हैं। कलर स्कीम्स, एनिमेशन है कि ट्रांजिशन है कि थीम है कि लेआउट है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी सही होगा। देखिए वह थीम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 8 का जो होगा वह सी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं। पावर पॉइंट में एक थीम रंगों, फॉन्टों और विजुअल इफेक्ट्स का एक समन्वित सेट होता है जो तुरंत आपकी संपूर्ण प्रस्तुति यानी कि इंटायर प्रेजेंटेशन के समग्र डिजाइन को बदल देता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा आप लोगों का होगा इस क्वेश्चन का सी होगा, थीम वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि MS एक्सेल में एक कॉलम और एक पंक्ति के प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। इन MS एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड एरो। देखिए यह इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार यह देखें एग्जाम में पूछता है। वर्कशीट है कि वर्कबुक है कि सेल है कि फील्ड है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। देखिए सेल जो होता है यही MS एक्सेल में कॉलम और एक पंक्ति के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे देखिए आप लोग देखते होंगे सेल मतलब यही सेल है। MS एक्सेल में काम करेंगे जैसे मान लीजिए एक सेल हो गया, ऐसे 2 सेल हो जाता है। इसी प्रकार सेल में हम लोग डाटा को इनपुट करते हैं, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए एक सेल MS एक्सेल में एक वर्कशीट की मूल इकाई यानी कि बेसिक यूनिट है। यह एक क्षैतिज पंक्ति रो और एक ऊर्ध्वाधर यानी कि कॉलम के प्रतिच्छेदन से बनता है और यहीं पर डेटा दर्ज किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अब तक हमने एक भी बार नहीं कहा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। देखिए यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और इसी प्रकार के और भी कंटेंट देखने के लिए चैनल से जुड़ भी जाइएगा। अब हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर का नाम है कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेज। पहला एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया, क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर के अंतर्गत। चयनित वस्तु या वस्तुओं यानी कि सेलेक्टेड आइटम या आइटम्स को कॉपी करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। देखिए कॉपी का शॉर्टकट पूछा है, Ctrl+V का कि Ctrl+Z का कि Ctrl+C का कि Ctrl+X का।
देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी विकल्प सही होगा। देखिए कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है और देखिए Ctrl+V से आप लोग पेस्ट करेंगे और Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अभी देखिए Ctrl+Z क्या होता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। एक क्वेश्चन से अभी हम शामिल किया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिए Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट और Ctrl+X से कट होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखिए व्याख्या भी वही दिया है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11। देखिए दिया है कि अधिकांश अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस में किए गए अंतिम कार्य को पूर्ववत यानी देखिए अनडू के लिए पूछा है। करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, यहाँ पर देखिए अनडू के लिए पूछा है। Ctrl+Y है कि Ctrl+S है कि Ctrl+Z है कि Ctrl+A है। देखिए Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है, भी याद रखिएगा आप लोग। और देखिए Ctrl+S से सेव होता है। और यहाँ पर देखिए 11 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी होगा। Ctrl+ देखिए Z से अनडू किया जाता है। किसे किया जाता है, Ctrl+Z से अनडू किया जाता है। और कमेंट करके बताइएगा कि Ctrl+Y से किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए Ctrl+Z जो होता है पिछले कमांड या कार्य को पूर्ववत यानी कि अनडू करने के लिए सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल शॉर्टकट है, जिससे किए गए परिवर्तन को उल्टा यानी कि रिवर्स जा सकें। यहाँ पर देखिए Ctrl+Z से क्या होता है, अनडू होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए अगला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन से। अब हम 2 क्वेश्चन इसको शामिल किए इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि शब्द CPU मुख्य घटक यानी कि मेन कंपोनेंट को संदर्भित करता है, जो कंप्यूटर में सभी गणनाएं, कैलकुलेशंस और इंस्ट्रक्शंस निष्पादित करता है। और देखिए यहाँ पर पूछा है कि CPU का पूरा नाम क्या। देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जब टाइम एक लाइन का नहीं पूछेगा। देखिए क्वेश्चन आसान रहेगा बट ऐसा नहीं पूछेगा कि बताइए CPU का पूरा नाम क्या है, बस इस प्रकार घुमाएगा क्वेश्चन को, बड़ा करेगा और आंसर एकदम छोटा ही पूछा है। तो अगला चैप्टर है इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन से। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि CPU का पूरा नाम क्या है, आप लोग बताइए। सेंट्रल पावर यूनिट है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूटिलिटी है कि कंट्रोल प्रोग्राम यूजर है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। देखिए CPU का फुल नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए CPU कंप्यूटर के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो उन निर्देशों को निष्पादित करता है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं। और देखिए यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। अब हम लोग देखते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, जिसे एक एकल बाइनरी अंक, देखिए बाइनरी जो डिजिट होते हैं 0 और 1 होते हैं, याद रखिए। कह रहा है कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है जिसे बाइनरी अंक 0 या 1 द्वारा दर्शाया जाता है। बाइट होता है कि निबल की बीट की किलो बाइट। देखिए 13 का ऑप्शन नंबर इसका जो होगा 13 का सी होगा। देखिए सबसे छोटी इकाई जो होता है वह बीट होता है, लोग इसको याद रखें। देखिए बीट के बाद बाइट होता है, तब केबी होता है, एमबी होता है, टीबी होता है, इस प्रकार यह चलता रहता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए इस क्वेश्चन को मैं अपने एनसीईआरटी के थ्योरी वाले वीडियो में कवर करा चुका हूँ, जाकर आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कुल आप लोगों को 25-26 वीडियो मिलेंगे, जाकर देख लीजिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए एक बीट जो बाइनरी अंक का संक्षिप्त रूप है, कंप्यूटिंग और डिजिटल संचार में सूचना की सबसे बुनियादी इकाई है। इसका केवल 2 मानों में से एक हो सकता है, 0 या 1। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर देखिए 14। अब देखिए अगला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, कंप्यूटर नेटवर्क से हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस पूछा है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क मूल रूप से आपस में जुड़े यानी कि इंटरकनेक्टेड उपकरणों का एक संग्रह है जो एक दूसरे के साथ संवाद यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन उपकरणों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लिखा है कि CPU की गति बढ़ाने के लिए, बी दिया है कि संसाधनों और सूचनाओं को साझा करने के लिए, सी दिया है कि मॉनिटर के रिजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, डी दिया है कि सिस्टम को स्वचालित रूप से बंद करने के लिए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 14 का बी यहाँ पर सही होगा, संसाधनों और सूचनाओं को साझा करने के लिए है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क मूल रूप से आपस में जो जुड़े होते हैं, क्यों, यह संसाधनों या सूचनाओं को शेयर करने के लिए। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 14 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं।
देखिए व्याख्या यही इसका भी लिखा है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क का मूलभूत उद्देश्य जुड़े हुए कम उपकरणों के बीच संसाधन साझाकरण जैसे प्रिंटर, स्कैनर, फाइलें और एप्लीकेशन और सूचना विनिमय यानी कि संचार को सुविधाजनक बनाना है। देखिए दोस्तों, यह PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर मैं इस PDF को दे दूंगा। जो यह वीडियो एंड होगा तो आप लोग को PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखते हैं। दिया है कि कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी प्रत्येक डिवाइस को एक केंद्रीय डिवाइस जैसे हब या स्विच से जोड़ते हैं। देखिए यह सब मैं आप लोगों को NCERT के माध्यम से कवर करा चुका हूँ। इसको देखिए सब टोपोलॉजी के प्रकार होते हैं, बस होता है, रिंग होता है, मेश होता है, स्टार होता है, सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर यह पूछा है कि व्हिच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स एवरी डिवाइस टू ए सेंट्रल डिवाइस लाइक हब और स्विच। देखिए 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो स्टार टोपोलॉजी होता है यही जो होता है, आप लोग याद रखिएगा, डिवाइस को जो प्रत्येक डिवाइस को एक केंद्रीय डिवाइस जैसे हब या स्विच से जोड़ता है, जो स्टार टोपोलॉजी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कि स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक नेटवर्क डिवाइस एक केंद्रीय हब स्विच या यहाँ पर देखिए कंसंट्रेटर से जुड़ा होता है। यह सेटअप लोकप्रिय है क्योंकि यदि एक लिंक विफल हो जाता है तो केवल वह डिवाइस प्रभावित होता है, न कि संपूर्ण नेटवर्क। मतलब देखिए एक अगर लिंक विफल होता है तो संपूर्ण डिवाइस प्रभावित नहीं होता है, केवल क्या होता है, एक डिवाइस प्रभावित होता है जो विफल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया कि किस प्रकार का नेटवर्क एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे कि एक अकेला कार्यालय, भवन, घर या स्कूल परिसर। देखिए यह क्वेश्चन से पिछले साल EMRS में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सी दिया है कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन। देखिए डी ऐसा कुछ नहीं है, पैन होता है लेकिन कैन नहीं होता है। तो देखिए पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि आपको ऐसे नेटवर्क को बताना है जो एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे कि एक अकेला कार्यालय, भवन, घर या स्कूल परिसर। तो यहाँ पर देखो वो लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा यह विकल्प सही होगा। मैं आप लोगों को इसका व्याख्या समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। देखिए एक लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक सीमित क्षेत्र जैसे निवास, स्कूल, प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय परिसर या कार्यालय भवन के भीतर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है, लैन होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, साइबर सिक्योरिटी से 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है यानी कि क्वेश्चन नंबर 17, किसी कंप्यूटर प्रणाली को क्षति पहुंचाने, बाधित करने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को बताइए क्या कहा जाता है। फर्मवेयर, कि शेयरवेयर, कि मैलवेयर, कि फ्रीवेयर। देखिए इजी क्वेश्चन है, इसको मैलवेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। पहले नंबर आप लोग मैलवेयर का फुल नेम क्या होता है आप लोग याद रखें। देखिए मैलवेयर जो होता है एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, मैलेशियस सॉफ्टवेयर इसका फुल नेम होता है। तो मैलेशियस सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप है, यानी कि मैलवेयर जो है इसका फुल नेम क्या होता है, मैलेशियस सॉफ्टवेयर होता है। यह जानबूझकर नुकसान पहुंचाने या डेटा की गोपनीयता, अखंडता या उपलब्धता से समझौता करने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी प्रोग्राम या कोड का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इंटरनेट की गति बढ़ाना, कि सुरक्षा नीतियों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर और नियंत्रित करना, कि सभी उपयोगकर्ता पासवर्ड संग्रहित करना, कि विज्ञापन प्रदर्शित करना। देखिए जो फायरवॉल होता है यह कह सकते हैं लोग कि यह नेटवर्क के बीच देखिए एक दीवार की तरह यानी कि सुरक्षात्मक दीवार की तरह यह काम करता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 18 का जो होगा वह बी जो होगा सही होगा। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस का। देखिए एक फायरवॉल एक विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच एक सुरक्षा अवरोध यानी कि सिक्योरिटी बैरियर के रूप में कार्य करता है, जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के अनुसार खतरों को ब्लॉक करने के लिए आने वाले और बाहर जाने वाले ट्रैफिक का यह निरीक्षण करता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
अब हम लोग देखिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लिए हैं इंटरनेट से लिए हैं। देखिए हम यहाँ पर जितने भी आप लोगों का आईसीटी का सिलेबस दिया गया था उसी सिलेबस के अनुसार मैं इस टेस्ट सीरीज को देखिए कवर कराया हूँ। आज का देखिए डेमो टेस्ट सीरीज था और आप लोग जाकर ज्वाइन करिएगा। देखिए बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। 50 रुपया लोग इधर उधर खर्च कर देते होंगे, लेकिन यहाँ पर 50 रुपया में आप लोगों को 10 टेस्ट सीरीज मिलेगा। इससे बढ़िया अवसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी देखिए लेना है आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। बाकी आप लोग खुद होशियार सोच सकते हैं, कंटेंट देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए इंटरनेट से हम लोग इस क्वेश्चन को शामिल किए हैं। क्वेश्चन है कि इंटरनेट को सबसे अच्छे ढंग से किस रूप में वर्णित किया जाता है, यानी कि द इंटरनेट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए। ऑप्शन ए दिया है कि एक निगम के स्वामित्व वाला एक एकल निजी नेटवर्क, कि नेटवर्कों का नेटवर्क है, कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है, कि केवल वेब सर्वरों का एक संग्रह। देखिए इंटरनेट जो होता है वह नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 19 का बी जो होगा वह सही होगा। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से होता है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली यानी कि ग्लोबल सिस्टम है जो दुनिया भर में अरबों करोड़ों को जोड़ने के लिए मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टीसीपी या आईपी का उपयोग करती है। यह अनिवार्य रूप से एक ऐसा नेटवर्क है जो कई छोटे नेटवर्कों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि वह कौन सा उपकरण यानी टूल है जिसे उपयोगकर्ताओं को कीवर्ड दर्ज करके वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। बताइए वह प्रोटोकॉल है कि सर्च इंजन है कि डीएनएस है, यानी देखिए फुल में याद रखिएगा डोमेन नेम सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए 20 का ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। तो देखिए वह सर्च इंजन होता है जिससे उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को कीवर्ड दर्ज करके वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए एक सर्च इंजन देखिए गूगल है, बिंग है, यह सब सर्च इंजन होते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसे वेब खोज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी ढूंढना। तो देखिए दोस्तों यह एक डेमो टेस्ट सीरीज के रूप में मैं आप लोगों को यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज का वीडियो प्रोवाइड कराया हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने शानदार तरीके से हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिला है जो आप लोगों का आईसीटी का सिलेबस है। इसलिए मैं देखिए यह सभी से कहूँगा कि आप लोग देखिए टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही सब फॉर्म में आप लोगों को मैं डिजाइन करके दूंगा। एग्जाम में आप लोगों को वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग हमारे जो है यूट्यूब जो फ्री वीडियो हैं जो आप लोगों को डेली एनसीईआरटी से मैं कवर कराता हूँ, आप लोग उसको देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट को खोलिएगा, आईसीटी के सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो मैसेज करिएगा। आप लोग व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा होगा, प्लस मैं टेलीग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल से भी जुड़ जाइएगा अगली वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।